चलिए, अब आज का सत्र शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है ये है हठ योग। और हठ योग में भी खास तौर से जिस चीज को आज हम कवर करेंगे वो होगा शंख प्रक्षालन। ठीक है। शंख प्रक्षालन पहले मैं चाह रहा था कि आप लोगों को जो हिरण्य संहिता है वो शुरू करने के लिए, मगर हिरण्य संहिता में बहुत सारी ऐसी मतलब अलग अलग तरह की क्रियाओं के बारे में जिक्र है। तो उसके बारे में जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक घिरन संहिता और अन्य चीजों को आगे बढ़ने में फायदा नहीं। ठीक है। तो आज जिस चीज को हम लोग पहले आज यहाँ पर समझेंगे वो है हठ योग। बेसिकली हठ योग है क्या, ठीक है, क्यों इसका इतना महत्व है। आप जब भी ऑनलाइन अलग अलग फोरम पे जाते हैं तो आपको ये सीखने के लिए या देखने के लिए बेसिकली मिलेगा कि हठ योगा, विन्यास योगा, अयंगर योगा, अलग अलग तरह के नाम से इनको बताया गया। आखिर इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है। तो पाठक जी, हठ योग क्या है, कुछ आप बता पाएंगे? सर हठ योग जैसे इसमें सर वही ईडा और पिंगला को जागृत करने का जो हमारा सिस्टम है वही इसमें सिखाया गया है कि कैसे आप अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। और हठ योग में षटकर्म आता है जिससे शरीर का शुद्धिकरण होता है। आसन से सर हर एक नाड़ियों में प्राण प्रवाह मतलब उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। बहुत सही। तो हठ योग जैसे टिपिकली सुन के लगता है कि हठ यानी कि हठ से ना, जबरदस्ती नहीं करेंगे, मगर हाँ हठ से अपने हिसाब से वी कैन लेट दिस फ्लो ऑफ एनर्जी गो फ्रॉम। अब वो कैसे जाएगा, तो जाने के लिए जो मुख्य आधार है, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक आप देखेंगे तो मैंने जब कहीं भी जिक्र किया तो हमेशा बात की समता का, संतुलन। शरीर में संतुलन होगा तो सारे चक्र, सारे जितने भी हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, सारे के सारे संतुलित हो जाएंगे। ठीक है। तो चक्र संतुलित होंगे तो ये नैसर्गिक हो जाएगा कि हम शरीर में जो भी चेंजेस लाने हैं उसको हम आसानी से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे ना होके बल्कि उर्ध्वगामी करके नीचे से ऊपर की तरफ कर सकते हैं, राइट। मगर हठ योग क्या कहता है, हठ योग क्या कहता है कि हम संतुलन कैसे लाएंगे। तो एक संतुलन तो तरीका था कि हमने ध्यान किया, है ना, आसन का सहारा लिया, नाड़ियों को संतुलित करने की कोशिश की और आगे बढ़े। हठ योग कहता है नहीं, हम शरीर को पहले स्वच्छ करेंगे, यानी कि जो पृष्ठभूमि जो मुझे चाहिए प्राण के प्रवाह के, वो इन जो मुख्य नाड़ियों हैं इनमें जाने के लिए, तो जो मुझे पृष्ठभूमि चाहिए मैं पहले उसको खुद बनाऊंगा। और कैसे मैं उसको डिलीजेंटली धीरे धीरे करके उनमें प्रवाह भी कराने के लिए अपने पूरे कंट्रोल में मैं स्थापित करूंगा। ठीक है। मगर तो कई लोग ये सोचते हैं कि इसका मतलब कि मतलब एट विल बेसिकली हम करेंगे, तो आप समझ सकते हैं हाँ, माइट बी पॉसिबली एट विल आप ट्राई कर सकते हैं। मगर हठ योग कभी भी ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती करेंगे, नहीं। काम तो आपको शरीर के अनुसार ही करना है, मगर जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम ऐसा नहीं कि बहुत ही कम समय में होगा, नहीं। समय भी लगेगा, मगर आप क्या करेंगे, ध्यान से धीरे धीरे ही करके काम करेंगे। ठीक है। तो हठ योग, हठ योग को अगर हम विभक्त करें तो ये दो स्वर हैं, ह और ठ स्वर। ये दोनों क्या है, प्रतीकात्मक है। दाहिनी हमारी जो नाड़ी है वो ह का प्रतीक है, ठ जो है वो बाईं ओर से जो सांस प्रश्वास की व्यवस्था है उसकी प्रतीक है। तो इन दो नाड़ियों को अगर कहें तो ये दो शब्द जो हैं, ये ध्वनियां हैं, शब्द नहीं कहूंगा, पर ध्वनि जो है वह जो है इनमें प्रभाव डालती है।
अब आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे प्रभाव डालेगा। आप अगर आप लोग के घर में दुर्गा सप्तशती है तो आप उसको लें और खोलें तो आप पाएंगे उसमें लास्ट में आपको एक ये मिलेगा। उसको लास्ट में हम लोग उसको कहते हैं, क्या नाम है उसका, कील कवच अर्गला। कील कवच अर्गला के लास्ट में होता है। उसमें जो मंत्र है उसमें आप अगर ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है ओम हंग लंग शंग वंग यंग ठंग हंग। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे और खास तौर से दुर्गा सप्तशती में। तो ये इन सभी शब्दों का प्रयोग आप हर जगह देखेंगे। कोई भी ऐसे मंत्र तंत्र की जो पुस्तकें हैं उसमें हंग शंग ठंग वंग रंग आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो आखिर इन स्वरों का उच्चारण क्यों होता है? क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण से हमारी नाड़ियों पे असर पड़ता है। तो हंग जो कह रहा है, ह जो है ये ईड़ा नाड़ी, ठ जो है पीड़ा नाड़ी का बोधक है। तो बोधक का अर्थ बोध नहीं है, बट अच्छे एग्जैक्टली ये जो स्वर है इनका प्रभाव इन नाड़ियों पे ही पड़ता है। ठीक है। तो हमारे शरीर में कहा गया कि जो सबसे बड़ी पृष्ठभूमि है क्या है कि चक्र सिस्टम है, कि चक्र को पहले आप अगर संतुलित कर लें तो आपका काम बन जाएगा। और चक्र पे जहां हुआ तो उसके बाद फिर क्या है, सारे चक्र संतुलित हो गए तो ईड़ा और पिंगला पे आप अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। दोनों जो है हमारे शारीरिक और मानसिक सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। तो कहा गया कि हठ योग जो है, यानी कहें कि चक्रों को संतुलित करना पहला प्रायोरिटी है। दूसरा मूविंग आगे बढ़ते हुए नाड़ियों में ईड़ा पिंगला में संतुलित को स्थापित करना ये दूसरा है। और इसको करते कैसे हैं, तो हठ योग में प्राणायाम पर खास तौर से इसलिए ज्यादा बल दिया जाता है। अच्छा, प्राणायाम के साथ साथ और क्या, तो अब इसमें जितने भी आसन है तो अगर ये कहें तो अलग अलग तरह की शारीरिक क्रियाएं हैं जिनको कि नियोजित तरीके स्ट्रक्चर्ड तरीके से निर्देशित किया जाता है। यानी विद इंस्ट्रक्शंस अगर किया जाए तो साधक का जो शरीर है वो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेनमेंट के लिए जो चाहिए उसको अचीव करने के लायक बन जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि शुरू में क्या होता है कि साधक के शरीर में बहुत सारे विष तत्व हैं जिसके कारण भारीपन रहता है, स्थूल तत्व बना रहता है, तो वो उतनी एनर्जी को फ्लो नहीं कर सकता। उसको सूक्ष्म करने के लिए, सफल करने के लिए अलग अलग यौगिक क्रियाएं हैं। ठीक है, आसन वगैरह है, प्राणायाम है, और इनसे ऊर्जा को कैसे संतुलित करें। अब हठ योग का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, तो शास्त्र में कहा गया है कि सबसे पहले महर्षि मार्कंड है, फिर भारद्वाज ऋषि है, महर्षि है, जैमिनी, पराशर, विश्वामित्र। इन सभी ऋषियों ने हठ योग का विस्तार किया। अगर आप इस ट्रेल को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सारे के सारे जितने भी ऋषि हैं ये देवकुल के ऋषि हैं। मार्कंड है, भरद्वाज है, महर्षि है, जैमिनी है, और विश्वामित्र के बाद आ, आ, पराशर है। ये सारे के सारे देवकुल के ऋषि रहे। तो जो हमारी ऋषि व्यवस्था थी कहीं ना कहीं वो हठ योग से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विस्तारित थी, प्रभावित थी। और स्ट्रक्चर ही यही था कि आप दैनिक जीवन से हट के वानप्रस्थ की तरफ जाएं और जंगल में रह के, आश्रम में रह के, इंद्रियों को वश में करके, शरीर को शुद्धि करके आप अपने चक्र को जागृत करें, संतुलित स्थापित करें और आगे की जो अवस्था है उस पर आप पहुंच सकें। तो हठ योग क्या कहता है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर के जो बेसिकली उसकी टेंडेंसी, उसके जो भाव है उसके ही अनुरूप स्थूल शरीर का संगठन होता है। तो यानी कि हमारे सूक्ष्म जो टेंडेंसी होगी वैसा ही हमारे फिजिकल बॉडी का है। और सूक्ष्म और स्थूल दोनों एक ही संबंध युक्त होकर रहते हैं। यानी फिजिकल बॉडी में अगर कुछ है तो उसका प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पे होगा, और सूक्ष्म अगर हमारा किसी स्पेसिफिक कंडीशन में है तो उसका प्रभाव हमारे स्थूल शरीर पे भी होगा। यानी फिजिकल और नॉन फिजिकल या सटल बॉडी है, दोनों आपस में जुड़े हैं। तो इसका आधार बेसिकली ये है कि स्थूल शरीर के कार्यों को, ठीक है, इसके कार्यों के द्वारा हम स्थूल बॉडी पे ऐसे चेंजेस करते हैं जिसको करने से हमारे सूक्ष्म शरीर पे हमारा कंट्रोल हो जाता है।
जैसे ध्यान वगैरह जब होता है, ध्यान योग बेस जितने भी है, वहां क्या है कि मन को श्वास के आलंबन पे या किसी और के आलंबन पे क्या करते हैं, श्वास पर लाकर शरीर के स्थूल तत्व को पहले महसूस करते हैं, और स्थूल को महसूस करते 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 सूक्ष्म पे पड़ जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम सूक्ष्म की बजाय जो स्थूल शरीर है मेरा, उसमें ऐसे बदलाव करने शुरू करते हैं जिससे कि मेरा जो सटल बॉडी है उस पर मेरे असर आना शुरू होता है और कंट्रोल डेवलप होना शुरू होता है। तो फलता स्वरूप क्या कहता है कि शरीर में जो भी प्रधान योग क्रियाओं का आविष्कार जो है वो योग शास्त्र में किया गया है, ताकि वो हमारे जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, उसमें बदलाव करे, और जिसके द्वारा साधक इन क्रियाओं का अभ्यास करता हुआ शरीर पे पूरा नियंत्रण तो लेता ही है, और जो उसकी पूर्ण शक्ति है उसको अंतर्मुखी करके सूक्ष्म शरीर को वश में करके चित्त वृत्तियों का निरोध करके, चित्त वृत्ति निरुद्ध आपने सुना ही है, जो चित्त वृत्तियों के निरुद्ध होके परमात्मा के दर्शन करने के लिए तथा योग प्राप्त करने में सामर्थ्य अर्जित करता है, इसी प्रणाली को हठ योग कहते हैं। तो इसका डायरेक्शन है वो बाहर से अंदर की तरफ है, फिजिकल से नॉन फिजिकल की तरफ है। ठीक है, तो हठ योग के अंग क्या है, तो हठ योग का अंग है, पहला है षटकर्म। हठ योग के 7 अंग है, पहला है षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम और ध्यान समाधि। ठीक है, तो ध्यान, समाधि और कुछ हद तक प्राणायाम लगभग सेम हो सकते हैं, मगर इसमें जो सीक्वेंस है वो पहला है षटकर्म। तो षटकर्म का काम क्या है भाई, षटकर्म क्या करता है, कौन बताएगा, पाठक जी बताइए थोड़ा, षटकर्म क्या करता है। सर षटकर्म हमारे शरीर को पूरे तरह से शुद्ध कर देता है सर। तो षटकर्म यानी 6 तरह के कर्म हैं। ठीक है, जी सर। और ये 6 कर्म जो है हमारे शरीर जो है स्थूल है, स्थूल कब होता है, स्थूल तब है जब इसमें भारी तत्व या विषाक्त तत्व हम बोल दें, इसकी जो भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें वो आके इकट्ठा है। तो अगर इस भारी तत्व को हम शरीर से हटा हटा के बाहर कर दें तो शरीर जो है अपने आप सूक्ष्म हो जाता है। तो पहला षटकर्म जो है इट्स ए क्लिनजिंग टेक्निक, साफ करने का तरीका। तो ये कहता है कि शरीर में आसन करने के पहले वात तो बह नहीं रहा, पित्त कुपित है ना, वात बह नहीं रहा, पित्त वैसा ही है, कफ का संतुलन है नहीं, तो आप कैसे करेंगे। तो वात पित्त कफ को संतुलित करने के लिए अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो सबको साफ करो, फालतू कफ को निकाल दो, स्वच्छ पित्त को बनाना शुरू कर दो, और वात को बढ़ाना शुरू कर दो शरीर के अंदर। जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये सर्कुलेट होने शुरू हो जाएगा, फालतू बाहर पर्ज हो जाएगा, निकल जाएगा, शरीर तुरंत संतुलन में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला इसने कहा कि षटकर्म। अब बुक में षटकर्म को लेकर जिसकी जब विवेचना हुई है तो उसमें लिखा है षटकर्मासन मुद्रा प्रत्याहारश्च प्राण संयमः ध्यान समाधौ सप्तवांगानि शिवहठस्य योग रूप। तो हठ योग का रूप क्या है, षटकर्म, फिर आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, यानी प्रत्याहार के माध्यम से प्राण प्राण संयम यानी प्राणायाम के माध्यम से संयम स्थापित करते हुए ध्यान और समाधि, ध्यान और समाधि की अवस्था, इन 7 अवस्थाओं को पार करने के लिए ही योग के रूप में हम हठ योग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हठ के अलग अलग अंगों का लाभ भाई तो इसमें यही दिया है, षटकर्मणा शोधनम च, षटकर्म जो है शोधन करता है, साफ सफाई करता है। आसनेन भवेद दृढ़, आसन से दृढ़ता आती है, क्यों आती है, क्योंकि आप किसी एक पोस्चर में, संतुलन में आप रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब शरीर में आप किसी पोस्चर में टिकने की कोशिश करेंगे, विपत्तियों के आने के बाद भी शरीर में असंतुलन के लिए, यानी शरीर दृढ़ संकल्प बनेगा। मुद्रायाम स्थिरता चैव, मुद्रा क्या है, मुद्रा हमारे जो 5 उंगलियां हैं ये पंचतत्व का प्रतीक है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। तो अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से हम इन पंच तत्वों में सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो उससे क्या होगा, स्थिरता आएगी। स्थिरता कहाँ आएगी,
शरीर में तो होगी, मन में स्थिरता आएगी। फिर क्या कहता है, चैव प्रत्याहारेण धीरता। प्रत्याहार से क्या है, तो धीरता आती है। क्यों? जब शरीर के माध्यम से दृढ़ संकल्प हो रहे हैं, मुद्रा से हम स्थिरता ला रहे हैं, तो प्रत्याहार क्या कहेगा कि जो प्रत्याहार का बेसिकली क्या है कि हम इंद्रियों को जो आहार चाहिए वो ना दें। ठीक है, जब उसको ये आहार नहीं देंगे, दृढ़ संकल्प बन रहे हैं, स्थिर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरज बढ़ेगा। कि अगर कोई चीज मुझे परेशान करे तो भी मैं स्थिर हूँ, दृढ़ संकल्प हूँ, तो धीरज बढ़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में कैसे धीरज के साथ काम करना है, ये क्षमता मेरे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम के माध्यम से लांगम च, जो भी हमारे शरीर में ऐसी विपत्तियां या ऊर्जा का अभाव है उसको पार करने में मदद मिलता है। ध्यानात प्रत्यक्षम आत्मनम, और ध्यान से प्रत्यक्ष आत्मा के दर्शन होते हैं। समाधि नाम त्वलिप्त तत्वम, समाधि से क्या है, तो जो निर्लिप्त है, यानी जो स्थूल के परे का जो तत्व है, उसमें निर्लिप्त होने की जो टेंडेंसी है, क्षमता हमें बनती है। तथा मुक्तिश्च न संशया, तो अगर हम जो समाधि के माध्यम से अगर उस सूक्ष्म सत्ता की तरफ अगर निर्लिप्त होंगे, तो मुक्ति के दर्शन होना तो अवश्यम भावी है, इसमें कोई संशय ही नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। षट कर्म, षट कर्म के विषय में कोई जानता है कुछ? अमित जी? हाँ सर। आप पाठक जी, अब आपने। ओके। हाँ सर, थोड़ा बहुत जानता हूँ। बताइए कुछ। सर जैसे एक धोती करते हैं, नेति करते हैं, कपालभाति धोती, अपने कपड़े से वो पेट को गीला करके करते हैं। उसी तरह नेति एक नाक से डाल के दूसरे नाक से पानी निकालना, या डोर के थ्रू, एक रस्सी कपड़े से डोर के थ्रू करते हैं क्लीनिंग। तो ये जो दो है, त्राटक और कपालभाति, ये आपने सुना होगा, बिकॉज ये रियल लाइफ में और ज्यादा आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा, राइट। मगर ये दोनों ऐसी क्रिया हैं जिसका इस्तेमाल बहुत सहजता से होना चाहिए। ऑन ए कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें, त्राटक और कपालभाति बहुत खुलेआम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर जैसे मैंने कहा, ये दोनों जो है, कपालभाति और त्राटक, ये सारे जितने भी प्रक्रियाएं हैं, ये इतने इंटेंसिव हो सकती हैं कि शरीर में जब गंदगी बाहर होगी तो प्रवाह कहाँ जाएगा, इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है। वैसी स्थितियों में किसी और के लिए इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेडिशनल स्टाइल जितने भी योगा हैं, ये दो कपालभाति और त्राटक आप सुनेंगे। बाकी जो है, इसको एक मैं कहूँगा एक नेगेटिव कॉनोटेशन के हिसाब से देखा जाता है कि अरे ये कौन करेगा यार। अच्छा, सबसे पहला आपने एनिमा का नाम सुना होगा, जैसे कि धावती के नाम से, बास्ती के नाम से जानते हैं। कॉफी एनिमा सुना है सर मैंने। तो बास्ती, अच्छा, कितने लोग हैं जो कंफर्टेबल होते हैं बास्ती लेने के लिए? बहुत कम, बहुत ही कम आपको मिलेंगे। और द मोमेंट यू स्पीक अबाउट कि आपको अपने गुदा मार्ग के द्वारा पानी चढ़ाना है, कुछ करना है, पीपल हैव दिस, अरे यार ये छोड़ दो, कुछ और करवा लो। ठीक है, नेचुरोपैथी में अगर कोई व्यक्ति वात से परेशान है, शरीर में थकान है या गैस वगैरह से पीड़ित है, इतना इफेक्टिव तरीका है ये, तुरंत आपके ऊपरी उदर से लेके नीचे का जो उदर है, इसकी साफ सफाई से लेके हर क्रिया को तुरंत ये संतुलित कर देता है वास्तु, इतना है कार्य। एंड नाउ जस्ट थिंक अबाउट कि जो रिपरकशंस हैं, जो नॉर्मल एंटासिड वगैरह हम खाते हैं, उसके रिपरकशंस को अगर हम जान लें तो आप पाएंगे कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसका कोई नुकसान भी नहीं। ओके, चलिए
तो षटकर्म यानी 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स। पहला है नीति, दूसरा है धौती, तीसरा है नौली, बास्ती, कपालभाति और त्राटक। तो पहला जो इसमें है वो है हमारा नीति। ओके, नीति के विषय में, नीति देखिए कई तरह की है, ठीक है। घृण संहिता के अनुसार अगर आप देखेंगे तो नीति कई तरह की हैं। एयर से होता है, पानी से होता है, सूत्र के हिसाब से होता है, तो कई तरह के आपको दिए हुए हैं। मगर नीति का अर्थ क्या है? अमूमन जो बहुत आसान है वो है पानी से नीति करना। नीति करने से फायदा क्या होता है? ये वात पित्त कफ तीनों को संतुलित कर देता है, नीचे ले आता है। बढ़ा हुआ वात का निशानी क्या है? गर्दन में दर्द हो जाना, बार बार अकड़न आना, ठीक है। गर्मी, अभी जैसे आप देख रहे हैं गर्मी का मौसम है, सबका सर गर्म हो जाता है, तो उसको शांत करने में एसिडिटी बन रही है, हाइपर एसिडिटी बन रही है, ये कुछ इस तरह की अवस्था है, तो उसमें नीति बहुत फायदेमंद है। खास तौर से मैंने पाया है कि जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं उनको नीति बहुत काम करता है, जिनको सर दर्द बनता है बहुत काम करता है, ठीक है। तो नीति शुरू कैसे करेंगे? किसी ने नीति किया है अभी तक आप तीनों में से? नहीं सर, मैंने तो नहीं किया है, बट मेरी वाइफ किया करती थी। अच्छा, रोशनी जी आपने किया है क्या? यस, मैं जल नीति मतलब एक्चुअली ड्यूरिंग माय पीरियड्स आई डू हैव सिवियर एसिडिटी, तब मैं करती हूँ क्योंकि इतना पित्त चढ़ जाता है, सर पे बहुत भारी होता है। So I used to have lots of water, warm water, lukewarm water. वो बैठ के, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है पर वो मुझे अच्छा आराम देता था। तो I used to sit down and drink like 1 लीटर के आसपास पानी पियो तो खुद ही वो निकलने, बाहर सारा कचरा, वो बड़ा बड़ा अंदर जो भी पड़ा होता है फूड पार्टिकल वैसे के वैसे ही आ जाते थे, डाइजेस्ट नहीं होता था। वो तो नॉली नौली नहीं, वो बेसिकली धौती का ही दूसरा रूप है, जो ये रोशनी जी कह रही हैं। जैसे धौती, वस्त्र धौती होती है, जल धौती होती है, जल धौती, हाँ वो है। तो वो तो मैंने भी किया कि पानी 2 लीटर पी लो, फिर थोड़ा उंगली डाल कर पानी सारा निकाल लो, वॉमिट कर लो। करेक्ट, हाँ जी, सो दूसरी जो है ये धौती है। धौती जैसे मैंने कहा कि चूंकि पित्त का जगह कहाँ है? पेट है। तो धौती की खूबी ये है कि बॉडी में कहते हैं ना कि रक्त मज्जा वसा मांस, रक्त मज्जा वसा मांस, ये सीक्वेंस है बनने का, ठीक है। और कफ है, नया कफ। तो कफ ज्यादा इकट्ठा, अभी जैसे कोरोना काल में कफ इकट्ठा कहाँ होता है? फेफड़ों में। तो ऑसोफेगस तक का जो आपका जो ये नेजल फेरिंक्स से लेके नीचे का जो रास्ता है यही है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी इकट्ठा है तो प्रैक्टिकल क्या है कि अगर वहां पे कुछ गंदगी है तो उसको निकाल के फेंक दो, या हो सकता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो मैं उसको एनवायरनमेंट ही नहीं बनने दूं जिससे कि, तो मैं उसको ये वातावरण ही नहीं बनने दूं कि जिससे कि वो वहां पे इन्फेक्शन हो। तो धौती जो है ये बहुत काम करता है। तुरंत कफ को, जैसे सुबह सुबह आप उठे, आपने 2 3 4 गिलास पानी पिया और तुरंत उसको वमन कर दिया, जल धौती कर दिया, ठीक है, रच करने क्रिया की तरह। तो जब आप इसको करते हैं तो क्या होता है? जो पुराना स्टेल पड़ा हुआ था बाइल, वो सारा का सारा निकल गया। कफ जो पड़ा हुआ था वो निकल गया। तो अब बॉडी को फोर्स करना पड़ेगा नया बाइल बनाने के लिए। वो नया बाइल जब बनेगा तो भूख नियंत्रित होने में मदद मिलेगी, एसिडिटी नॉर्मल हो जाएगी। सो देयर आर डिफरेंट बाय विच, जिनके करने से आप शरीर में वात के, अब जैसे अब पित्त नया बना, तो जब पित्त नया बनेगा तो सड़न बंद हो जाएगी, तो वात भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो तीनों इंटर रिलेटेड है। धौती जो है कफ और पित्त को तुरंत शमन कर देता है, तुरंत खत्म कर देता है। नीति जो है जो पार्ट चीज
अब गर्दन के ऊपर या उसके ऊपर के अंगों में पहुंच के उसका प्रभाव बढ़ गया है, जैसे सर दर्द रहने लग गया है, धौती नेटी में, नेटी का काम क्या है, सर दर्द रह रहा है, माइग्रेन हो रहा है, कंधे अकड़ रहे हैं, टेंशन बना रहता है, तो ये सभी चीजें। तो नेति क्या करता है कि उसको नीचे ले आता है। नेति करने से बेसिकली हमारा जो नाक का जो साइनस है वो हमारे कान, आंख, नाक, इन सब को मैनेज करता है। और कोई भी अभी जैसे आप देख रहे थे ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस और पता नहीं कौन कौन से फंगस की बात हो रही थी, फंगस को बढ़ने पे आंख लोगों का इम्पैक्ट हो रहा था। तो उसके लिए इन्फेक्शन कहाँ होगा, साइनस का फेरिंग्स जो है, जो जो कैविटी है वहीं पे इन्फेक्शन होगा। अगर आप नीति करते रहेंगे तो इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। अब कहेंगे कि भाई कैसे इसको रोका जाए, बहुत आसान है। नीति को ये करने के लिए क्या तरीका है, तो पहले अगर आप नॉर्मल आदमी हैं और आप पानी से करेंगे नीति, जल नीति खासतौर से, तो आपको हो सकता है सर में पानी चढ़ने पे सुरसुराहट हो, दिक्कत हो। तो मैंने जब पहली बार शुरू किया था नीति, तो आई यूज टू स्मोक वेरी हैवीली, मैं बहुत ज्यादा स्मोक करता था। तो और जब स्मोक नहीं करते थे तो जो दिमाग के जो टेम्पल्स हैं दोनों तरफ, वहां पे आपको लगता था कि कोई हथौड़ा मार रहा है, एंड आई रियली वांट टू स्टॉप इट। तो किसी ने मुझे ऑनलाइन फोरम में, आई सॉ सम गाय हु हैज टुक ट्रेनिंग फ्रॉम बिहार स्कूल ऑफ योगा, उसने बोला कि जल नीति से यू कैन क्विट स्मोकिंग, एंड आई जस्ट पिक दैट अप। और उसने एक्सप्लेन किया था ठीक वही चीज कि अब देखिए कुछ चीजों का व्यवहारिक पक्ष है, ये तो था थ्योरी, अब व्यवहार में क्या होता है। ठंडे पानी से करिएगा, अचानक से सर गर्म में ठंडा जाएगा तो ठंडे गर्म से सर्दी जुकाम हो सकता है, और होता है। और सर्दी जुकाम किसी को आया तो हो सकता है बुखार भी आ जाए। लोग वहीं पे छोड़ देंगे, कहेंगे ये नीति नहीं, डेंजरस है यार, उससे तबीयत खराब हो जाती है। तरीका इसका ये है, जल नीति के लिए पानी थोड़ा सा हल्का गुनगुना कर दें, हल्का सा गुनगुना, जो बॉडी सहन करता है। कि बॉडी के इंटरनल फ्लूइड्स जो हैं उसके टेम्परेचर इसके टेम्परेचर में कोई अंतर न रहे। तो जब भी नाक में पानी या अंदर साइनस में अंदर जाएगा, तो जो जो इंटेंस फीलिंग होती है, जो बेचैनी होती है पानी के सर पे चढ़ने पे, वो कई लोगों ने महसूस किया होगा। तो पानी सर पे चढ़ता तो कैसा होता है, वो उतनी नहीं होगी। अब पहली बार तो दिक्कत होगी आपको, मगर 1 से 2 बार, 2 से 3 बार में करते करते ये आदत हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसके बाद नाक के अंदर एक भी बूंद पानी टिकना नहीं चाहिए, उसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी आपने छोड़ दिया तो फिर वो पृष्ठभूमि बना सकता है सर्दी लगने का, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि कोरोना काल में कि सर ये फंगस है, ये है। फंगस कहाँ होता है, जहां माहौल एसिडिक हो। अम्ल को काटने के लिए क्या चाहिए, अम्ल को काटने के लिए ये चाहिए कि वहां कुछ ऐसा साफ सफाई कर दे कि फंगस बढ़े ही ना। तो गर्म पानी ही बहुत है। वैसे क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा गया कि थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक डाल दें या नॉर्मल नमक भी डाल दें, तो सबसे अच्छा जो है कीटाणुओं को मारने का काम नमक ही करता है। अच्छा, और ट्रेडिशनल इसमें अगर आप जाए से हटके, अगर आप न्यू एज में जाएंगे, तो अब जेल नीति का जो पॉट है उसको अब, जैसे मैंने देखा जायडस कैडिला जो है वो नेजो क्लियर करके प्रोडक्ट आता है 350 रुपए का, उसमें 10 सैशे होते हैं, और उनमें कुछ नहीं, खाने वाला सोडा होता है, प्यूरिफाइड खाने वाला जो सोडा है वो होता है। उस खाने वाला सोडा क्या करता है, किसी भी चीज की एल्कैल जो एसिडिटी है उसको अल्कलाइन कर देता है, यानी कि जो जो उसका किसी भी जगह का माहौल अगर अम्लीय है उसको क्षारीय में तुरंत तब्दील कर देता है। तो व्यवहारिक पक्ष नीति का ये है कि आप गर्म पानी से शुरू करें, कुछ नहीं है तो नमक से शुरू करें, और अगर आपको फंगस वगैरह कुछ इस सब का डर है, थोड़ा सा चुटकी भर सोडा डाल के करें, काम खत्म। आपको कभी कुछ नहीं होगा नीति से, क्योंकि इसका धौती का लेना देना हमारे उदर से है। पेट जो है कंटेनर है एसिड्स का। ठीक है। तो हमारे अंदर बेसिकली गैस क्यों बनता है, सड़न क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है, अभी ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए है कि
people are, their body gets hyper acidic. ठीक है, इनके शरीर में हो ये रहा है कि जो भी चीजें हो रही हैं अभी, अम्ल जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जा रहा है, सब कुछ ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भोजन जब आना चाहिए तब आया नहीं, तो वो आंतों में चला गया, आंतों में चला गया तो क्या करेगा, अब वो है एसिडिक तो इंटेंसिव होगा, कुछ तो गलाएगा, जो पुराना पड़ा है उसी को जलाएगा। और जब कुछ भी जलेगा तो वो अच्छा तो स्मेल करेगा नहीं, है ना। आप अगर कोई भी चाय बनाते हैं या कोई भी ऐसे ड्रिंक बनाते हैं तो उसमें इलायची अगर पहली बार डालेंगे तो ही खुशबू देगी, दूसरी बार तीसरी बार बॉईल करते करते खुशबू खत्म हो जाती है, फिर वो सड़ना गलना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर क्या होता है, पेट के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कहें तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मीथेन गैस का बनना ये बहुत आम बात है, और यही गैसेस जब उधोगामी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि गैस की प्रवृत्ति है ऊपर जाना, बुधा मार्ग से तो जल्दी जाना नहीं चाहेगा, ऊपर आएगा, और जब ऊपर आता है तो ये पेट में अफारा वगैरह सब कुछ होता है। तो दहौती जो है, अगर किसी को गैस की शिकायत है, ये उसका पहला है कि ये ऐसी पृष्ठभूमि बनाता है कि खाना पचने के लिए जो उचित वातावरण चाहिए वो बनना शुरू हो जाए, यानी अपर टमी, नाभि के ऊपर का जो भाग है उसकी क्लेंजिंग पे ध्यान देता है धोती। धोती को जल से, पानी से कर सकते हैं, तो नॉर्मल गुनगुने पानी से कर सकते हैं। और मेरा मेरा है कि मैं एक वीक में एक बार कर लेता हूँ कम से कम। तो मेरा तरीका क्या है कि जब स्नान करने गए, स्नान करने से पहले भरगम पानी पी लिया, धोती कर लिया, साथ में जलनीति कर लिया एक बार, और फिर स्नान उस्नान करके सब कुछ करके आ गए बाहर आ गए। तो दोनों को मैं हमेशा एक साथ करना पसंद करता हूँ। धोती को हम कपड़े के साथ, वस्त्र धोती भी कहते हैं, कपड़े के साथ भी करते हैं। अब देखिए धोती क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को जाना कि ये लेफ्ट साइड में बेचारा है, पेरिकार्डियम के अंदर पड़ा हुआ है, और जब जो हवा और भोजन जाने वाली जो नलियां हैं इसमें कफ चिपक जाता है पुराना पुराना, तो ये प्रॉपर एक्सचेंज होने में, एयर के एक्सचेंज होने में बहुत दिक्कत करता है। कहा गया जो व्यक्ति हृदय के रोगी हैं उनको कहा जाता है कि वो संघ प्रक्षालन ना करें, मगर जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं और मैंने उनको अगर आराम से धीरे धीरे करके अगर जल धोती करवाया है तो उनकी हार्ट की कंडीशन बहुत सुधरी है। और अब कई क्लिनिकल टेस्ट में साबित होने लग गया है कि अगर कोई दिल का मरीज है, अगर वो धोती करे तो वो अपने हृदय को तुरंत स्वच्छ कर सकता है, साफ कर सकता है। तो इसमें इसमें कहा गया कि वस्त्र धोती जो है इसका इस्तेमाल जो है बहुत, ये कहा गया कि आप कपड़े का जो रोल होता है जिससे पट्टी बांधी जाती है, उस पट्टी को बेसिकली आप वस्त्र में को पानी में डुबा के धीरे धीरे उसको चबा चबा के खाने की कोशिश करते हैं। और खाते खाते आप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाते हैं कि वो नीचे चलता रहे, और फिर धीरे 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 उसे पकड़ के जब लगे कि लगभग 1 से 1.5 मीटर तक का कपड़ा अंदर चला गया, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर हम धीरे धीरे खींच के उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो धोती क्या है, इस फिजिकल फॉर्म में जब जल से आएगा तो वो इंटेस्टाइनल वगैरह सबको साफ करता है, मगर वस्त्र धोती जो है ये करता है कि जो कुछ आंतों में ये पड़ा हुआ, आंतों में नहीं, जो कुछ फेफड़े के लाइनिंग्स में जो श्वास की नली है, 2 मिनट होल्ड करेंगे। आप सचित जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, इसको अनम्यूट नहीं करेंगे आप, ठीक है। हाँ, तो जब आप कपड़े को खा के जब निकालते हैं तो जो कुछ कफ चिपका हुआ रहता है, तो जलधौती करने से वो फूल जाता है, कुछ ढीले हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। मगर जब कपड़े से जब आप उसको खाकर निकालते हैं धीरे धीरे 1 से 1.5 मीटर का, तो सारा कुछ जो कुछ भी है चिपका हुआ वह सारा का सारा धीरे धीरे करके निकल जाता है। तो धोती बहुत इंटेंसिव तरीका है कि
बॉडी में जो कफ को निकालना पहला, दूसरा है कि ये जब कफ निकलेगा तो लेयर साफ हो जाता है इनर, तो बेटर ऑक्सीजनेशन होना शुरू हो जाता है लंग्स में। और जो हेल्थ है, अब ज्यादा लंग्स में हवा आएगा, डायफ्राम अच्छे से रिलीज होना, उसको ज्यादा मिलने लग जाएगा, तो क्या होगा, कम। तो मेरा लंग्स अगर अच्छा हुआ तो हार्ट पे तुरंत असर आएगा, हार्ट और लंग्स सही हुआ तो उसका असर तुरंत मेरी किडनी पे आएगा, किडनी पे जहां आया ये इसका असर सीधे मेरे ब्लैडर पे आना शुरू हो जाएगा, और ब्लैडर जहां अच्छा होने लग गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाएगा, लिवर पे आ जाएगा, फिर घूम फिर के। तो ये पूरा रिवर्स होना शुरू हो जाता है ऐसा। तो वस्त्र धोती बहुत इफेक्टिव तरीका है दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, श्वास से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने का। मगर पहले जल होगा, जल जब होने लग जाए तभी वस्त्र पे जाएंगे। बीमारियों के हिसाब से सहजता से करना है, ऐसा ना हो कि सीमा लांघ जाए। क्योंकि हम समझे, प्रकृति ने हमको एक काया दी है, काया में हमने जो है बहुत सारे ऐसे रूम हैं जिनको हमने बंद करके छोड़ दिया है, वहां सड़न गलन हो रही है। तो सफाई होगी तो दिक्कत होती है। सो यू शुड बी डिलीजेंट, धीरे धीरे ही करना है उसको, ठीक है। धोती। फिर आता है नौली। नौली क्या है, नाभि के नीचे का पार्ट। मेजर मांसपेशियों के हिसाब से देखें तो फ्रंट एब्डोमिनल मसल्स जितने भी हैं, खासतौर से सोअस मसल, इलियोसोअस मसल, इनको एक्टिवेट करता है। अच्छा, नौली को हमने सुबह में करके किया भी है, कुछ दिन हमने सिर्फ नौली ही नौली की थी, जिसे बाहरी कुंभक किया था, है ना। तो नौली में क्या है, तो नौलियों में जैसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, वैसे ही वाम नौली और दक्षिण नौली, बाएं साइड की नौली और दक्षिण साइड की, दाएं साइड की नौली, दो नौली। इनको एक्टिवेट करना कैसे है, तो यही है, बाहरी कुंभक के साथ साथ आप जो है नौली को घुमाने की कोशिश करते हैं। नौली क्या, नाली की तरह समझिए, जैसे दो नालियां हैं पेट के दोनों तरफ, नाभि के दोनों तरफ, तो इनको हम सफल बनाते हैं। ये जो जड़ हो चुकी है, इसको, इनकी स्थूलता को कम करने के लिए हम इसको, पेट को घुमाने की कोशिश करते हैं। मगर पेट घूमेगा कैसे, क्योंकि नौली का जो प्रभाव है ये ज्यादा कहाँ पर है, तो हमारे आंतों पर। तो जाहिर सी बात है, अब आंत पे प्रभाव कैसे आएगा, इसके अंदर बहुत सारा फीकल मैटर पड़ा हुआ है, तो उसको साफ कैसे करेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि उसके पहले बास्ती होना बहुत जरूरी है। बास्ती होने से क्या होता है, बास्ती होने से क्या होगा, बास्ती क्या करता है कि आपने 800 ml से लेके 1 लीटर का पानी लिया, गुनगुना है तो बहुत बढ़िया, नमक डालना है तो डाल दिए। और अगर आप बास्ती की उपयोगिता को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा कोई भी मृदु तेल डाल देंगे, जैसे थोड़ा घी डाल दिया, या थोड़ा सा जैतून का तेल डाल दिया, नारियल के तेल डाल, कोई भी ऑयल डाल दिया। क्यों, क्योंकि जब आंतों में हमारा मल इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, वो बार बार आंतों में सूखने लग जाता है। सूखने से जो इनर वॉल होता है हमारे आंतों का, ये सूख जाता है, तो पेरिस्टालिसिस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, चीजों को जल्दी बाहर फेंकने की संभावना खत्म हो जाती है। बास्ती जब आप करते हैं तो सफाई के लिए नमक डाल दिया। दूसरा है कि एक चीज और, जब आप बॉडी में कोई एक्सटर्नल फ्लूइड बाहर से डालते हैं तो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थोड़ा सा दाएं बाएं होगा। तो दाएं बाएं जब होगा ऊपर नीचे, तो नमक के स्तर ऊपर नीचे होने से दिल में दो धड़कन होना, स्पंदन होना, घबराहट होना, ये सब होना शुरू हो जाता है। वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, वैसे स्थिति में हमारा ये कर्तव्य है कि हम बॉडी में कम से कम वो नमक थोड़ा ऊपर से डाल दें बस्ती के जल में। उससे क्या होगा कि बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ये इम्बैलेंस नहीं होगा, तो बना रहेगा। तो ये घबराहट होना, ऐसे, और कभी कभी ऐसा ना, जैसे कि मेरे अंदर 2 दिन हो गए हैं, हृदय गति अब नॉर्मल होने लगती है, नॉर्मल होता है, ऐसा फास्टिंग के बाद भी होता है। अगर आप सही से फास्टिंग करेंगे, अचानक से भोजन करेंगे तो भी होता है, ठीक है। तो नॉर्मल, कोई घबराने की बात नहीं है, आपको बस आराम करने की जरूरत है। तो बास्ती जब करेंगे या एनिमा लेंगे तो ध्यान देंगे, मृदु एनिमा लेना है तो 500 ml पानी का ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो बास्ती में नमक क्यों जरूरी है ये आपको समझ में आया। ऑयल क्यों डालना, ऑयल डालने से ये अंदर में एक चिकनाहट का लेयर चढ़ जाता है, तो आंतों को कम मेहनत करना पड़ता है फीकल मैटर को एक्सट्रैक्ट करने का, तो उनको एक रिजुविनेशन टाइप का मिलता है, ठीक है। तो पेट में सड़ा हुआ मल जो है वो हमने क्या किया कि इस एरिया को हमने साफ कर लिया।
अब ये साफ हो गया, तो अब जो है अब ये घूमने के लिए तैयार है, अब हम इसको घुमा सकते हैं, तब नौली करेंगे। ठीक है, तो नौली कुंभक करने के साथ किया जाता है। अच्छा, नौली को घुमाया जाता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और फिर अंदर बाहर अलग अलग अवस्था में। इससे क्या होता है, आंतों की अच्छे से जो है टोनिंग हो जाती है। इट्स मोर लाइक इंटरनल मसाज। और ये मसाज कहाँ हो रहा है, तो ये अंदर के जितने भी अंग हैं सभी अंगों पे अपना प्रभाव डालता है। खास तौर से किन अंगों पे अगर कहें तो जैसे मेरा स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, एंड इंटेस्टाइन्स तो हैं, स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों पे बहुत प्रभाव आता है। नौली अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको पेशाब तुरंत लग जाएगा। अगर आपने अच्छे से पानी नहीं पिया है या बास्ती के बाद नौली कर रहे हैं तो आपको हाजत आ जाती है, शौच जाने की आवश्यकता महसूस हो जाएगी। तो बॉडी सही में आप एट विल इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, बहुत काम करता है। अच्छा, अगला आता है कपालभाति। कपालभाति की उपयोगिता जो ज्यादा है वो कहा गया कि साइनस को क्लीन करने के लिए ही होती है, राइट? बट आई डोंट एग्री विद दिस बिकॉज द वे बाबा रामदेव यूजेस इट। बाबा रामदेव देखिए क्या 100-200 बार कर लो, 500 बार कर लो, कपालभाति करवा देते हैं। तो लोग कहते तो हैं कि कपालभाति से कपाल की शुद्धि होती है, क्योंकि इसके नाम ही में लिखा हुआ है कि कपालभाति, कपाल को एक धौंकनी की तरह, जैसे लोहार जो है धौंकनी जलाता है तो पूरा जल के निखरता है अंदर में जो कुछ भी है विष पड़ा हुआ। तो ये कपालभाति से ब्रेन सेल्स जो है, जो स्टैग्नेंटेशन है वो खत्म हो जाता है। और तो इट्स मोर लाइक अ लिम्फेटिक ड्रेनेज। जैसे शरीर में लिम्फ सिस्टम काम नहीं करता तो बॉडी के स्क्रबिंग करने से लिम्फ एक्टिवेट होता है। तो हमारे दिमाग में जो हमारा जो ब्रेन फ्लूइड है वह उसी का काम न्यूट्रिशन ले भी जाना है, ब्लड की भी तरह काम करता है। और वही जो गंदे जो भी हैं, जो अनवांटेड है, डीऑक्सीजनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं जो मर चुके हैं, उनको बाहर फेंकने का काम भी वही करता है एक ही मीडियम में। तो उसको गति देने के लिए कपालभाति बहुत उपयोगी है। और फिजिकल लेवल पे कहते हैं कि ये साइनस के जो है इनको साफ कर देता है, जाहिर सी बात है। मगर कपालभाति सही से किया जाए तो ये भांति की तरह फेफड़ों को भी अच्छा करता है। और फेफड़ों में ऑक्सीजनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बेसिकली जो है ये कम करता है शरीर में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होगा शरीर में तो क्या होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ध्यान दें, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होगा, कौन बताएगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड मेरी बॉडी में बढ़ जाए तो क्या होगा, और ऑक्सीजन बढ़ जाए तो क्या होगा, ये कौन बताएगा? कोई भी है बताने वाला? कोई नहीं? अच्छा ठीक, तो मैं ही बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हमें लगता है कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमें जरूरत नहीं है ना? मगर ऑन अ कॉन्ट्रेरी अगर आप क्लिनिकल रिसर्च देखें तो वो कहता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर एक निश्चित तरीके से बढ़े तो ये हमारे वेन्स को डायलेट करता है, बढ़ाता है, फैला देता है। तो खून जाने की जो नलियां हैं वो चौड़ी हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए तो ये सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, यानी कंस्ट्रक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो आप ये समझेंगे कि जब भी कोई बहुत लंबे समय तक ध्यान में बैठता है, ठीक है, जब ध्यान में बैठता है तो क्या होता है, आप देखेंगे ब्रीदिंग धीरे 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 कम होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि एक बार सांस लिया और फिर छोड़ने के बाद ब्रीदिंग बहुत देर तक नहीं होती, 1-1 मिनट तक, 40-40 सेकंड तक ऐसा होता है। तो उस दौरान जब श्वास नहीं जा रहा तो बॉडी में क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अच्छे से फैलता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। इसलिए इंटेंसिव धारणा या ध्यान करने से बॉडी में रिलैक्सेशन आता है। बट हमें ये पता है, मेडिकल साइंस से पता है कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने से ही बॉडी हेल्दी हो सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी है, सब कुछ है, नो, even you know how to control your carbon dioxide level, उससे आप
रिलैक्सेशन के लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कपालभाति जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कम करता है, बिकॉज इसमें छोड़ने पे ज्यादा बल होता है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कम करता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अपने आप ट्रिगर होने लगता है, तो बहुत सारे बीमारियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत फायदा होता है। मगर इससे नुकसान क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, इसलिए बीपी बढ़ा देता है कपालभाति। इसलिए कहा गया इसको जब भी करें तो संतुलित मात्रा में करें, 30-40 के रेपिटेशंस में करें, 3 सेट करें, ज्यादा नहीं। गर्मी में तो और नहीं, और अगर और नहीं मतलब करें, मगर अगर जितना कपालभाति करें तो उससे 2 गुना या 1.5 गुना कम से कम शीतकारी या शीतली प्राणायाम करें, क्योंकि कपालभाति एक प्राणायाम के अंदर आने वाला एक प्राणायाम है। क्रिया तो है ही, मगर ये प्राणायाम का पार्ट है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, जो हमने कपालभाति के बारे में बात किया, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कार्बन सर कोई डाइऑक्साइड प्रॉब्लम तो नहीं है, बस समझना ही चाह रहे थे कि एकदम प्रॉपर कपालभाति करते कैसे हैं। प्रॉपर कपालभाति क्या है, नाक का जो छेद है उस पे ध्यान दें, और पहला चरण ये होता है कि नाक से हवा को छोड़ने पे ध्यान दें, यानी कि नेजल फेरिंक्स, नाक के जो छिद्र है मेरे नॉस्ट्रल्स जो है उस पे पूरा ध्यान देंगे। हम लोग क्या कहते हैं कि नाक के आगे छेद में जो संवेदना होती है सांस छोड़ने की, उसको महसूस करा। जब ये होने लग जाए, चक्कर उक्कर आना बंद हो जाए, तो फिर कहते हैं कि अब थोड़ा सा जो है, अब बल अंदर की तरफ से लाए, तो उसके लिए आप कहते हैं पेट के सिकुड़ने पर भी, पेट जब अंदर जाता है तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दें कि उधर श्वसन जो होता है, तो उधर एक्सलेशन जो हम लोग करें उस पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे। फिर तो क्रमबद्ध तरीके से करना है और बहुत ज्यादा नहीं करना है। कपालभाति तुरंत आपका वेट कम कर सकता है, पेट कम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर जिंदगी भर के लिए बीपी बढ़ा देगा। इसलिए ध्यान से काम करना है। हमारे एक जान वाले थे आप, कैवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूट लोनावला में है, पुणे के पास में, तो आपने नाम सुना होगा। तो उसको किसी ने कहा कि कपालभाति करने से शरीर में बहुत तेज आता है, तो उसने तेज के चक्कर में दिन में 3 बार 1-1 घंटा करना शुरू कर दिया। 1 महीने 1.25 महीना होते होते उसकी हालत इतनी खराब हो गई, और जब उसका अंदर जाके क्लिनिकल असेसमेंट किया गया तो पाया गया कि उसके शरीर में अंदर पानी कहीं था ही नहीं, आंतें सिकड़ी हुई थी, जैसे कि वो झुर्रियां पड़ गई हैं, पेट के जो वॉल्स थे वो सूख गए थे, लग रहा था जैसे हर जगह से पानी जो है गायब हो गया उसके शरीर में। तो ये शरीर की ऊष्मा को अंदर से बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। और महीने दिन वो हॉस्पिटल में रहे, ग्लूकोज पे रहे, तब जाके उनकी हालत कुछ सुधरी। तो जाहिर सी बात है, वी आर डीलिंग विद एनर्जेटिक सिस्टम्स। कपालभाति बहुत केयरफुली करना है। तो जब भी कोई हाथ में बम हो तो बम को आप कैसे संभालेंगे, समझ लें, तो उसको ध्यान से संभालेंगे, धीरे धीरे पिन खोलेंगे, धीरे धीरे उसको डिसमेंटल करेंगे, जैसे बम निरोधक वाला करता है। तो कपालभाति कुछ वैसी ही चीज है, उसको ध्यान से इस्तेमाल करना है, वरना जी सर। फायदा कम नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, ये दोनों हम करते हैं सर, मतलब वो नाक पे भी सजगता बहुत रहता है, पीठ पे भी बहुत रहता है, बस ये करते हैं। मतलब रेगुलर होता क्या है कि हम मतलब रेगुलर तो कपालभाति करते नहीं, वीक में किसी एक ही दिन करते हैं, तो 200-250 बार जो हम कर लेते हैं उसको कम करके बस 50-60 हम करते हैं। हाँ, उसको आप 60 कर लें, 90 कर लें, जैसे कर रहे हैं, तो 60 कर लें, 90 कर लें, मगर उसको बांट दें, थोड़ा थोड़ा जी करके सर। करना है। ठीक है। ठीक है सर। और एक और चीज है सर कि हम शीर्षासन जैसे करते हैं, तो वो मेरा जो मतलब बॉडी है, हम 1-1.5 घंटा शीर्षासन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का, लेकिन क्या 1-1.5 घंटा करना सही है? देखिए, सही है या गलत है ये आप जान सकते हैं, समझिए। अच्छा सर। शीर्षासन करने पे अगर गर्दन पे बल नहीं आ रहा, सर रिलैक्स है, तो यानी वो नींद अच्छी लाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 सर घंटे भी हमको कर तो कोई सकते प्रॉब्लम ही नहीं होता है, मतलब जैसे हम नीचे उतरते हैं तो वो आइस और हेड पे जो ब्लड आना रहता है, मतलब वो ब्लड का लेवल जो पूरा इधर आ जाता है, वो हैं। उठने के बाद हमारा फेस एकदम बिल्कुल रिलैक्स ही लगता है और कोई प्रेशर ही नहीं लगता है। अगर प्रेशर नहीं लगता तो सही है, अन्यथा अगर प्रेशर कहीं भी महसूस हो रहा है तो ये व्यवहारिक रूप पे कुछ ना कुछ बदलाव ले ही आएगा, क्योंकि बच्चों में देखा गया है गलत तरीके से अगर आप करा दें शीर्षासन तो चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है बच्चों में, उनमें टेंडेंसी जी आनी सर। शुरू हो जाती है गुस्सा होने की।
तो है, अलग अलग है, थोड़ा हिसाब से ही जी सर। किया जाना चाहिए। हाँ जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम है हमारा त्राटक। त्राटक क्या है? तो त्राटक जो है एक माध्यम है जिसमें बाहरी आलंबन को हम इस्तेमाल करते हैं। बाहरी यानी कि एक्सटर्नल, आंखें खोल के। आलंबन यानी कोई ऐसी चीज जिसको कि हम ध्येय मान के उसको देखते हैं। त्राटक कई हो सकते हैं। किसी बिंदु पे हो सकता है तो बिंदु त्राटक हो गया, किसी इष्ट को देख के हो सकता है, इष्ट के लिए हो गया, सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य त्राटक हो गया। तो इट कैन बी एनीथिंग। मगर त्राटक भी कैसे करें, ये एक बहुत जरूरी प्रश्न है। त्राटक में क्या होता है? त्राटक में हमारे जो सबसे बड़ी इंद्रिय है वो है हमारा आंख देखना। इसका काम क्या है? हमारे पूरे दिमाग को सेंसरी सिग्नल्स जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वो 70-75% से ज्यादा है। तो यानी जो भी इंफॉर्मेशन दिमाग को जाता है वो ज्यादा विजुअल। त्राटक क्या करता है? उस विजुअल पार्ट को तुरंत कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो इसमें ध्याता और ध्येय, करने वाला देखने वाला दोनों है। मगर यहाँ पे एक बिंदु है। तो त्राटक अगर आपको करना हो तो कहा गया कि घी के दिए से करें, ज्यादा बढ़िया है। इससे स्वच्छता आती है, आंखों में निर्मलता आती है। अगर वो ना हो सके तो मोमबत्ती से करें। काला रोशनी देने वाला रास्त से निकलता है, ज्यादा कालिक निकलती है, उस तेल का इस्तेमाल वर्जित किया गया है। त्राटक करने के लिए कहा गया कि जो बिंदु हो, ज्योति का जो बिंदु हो, उसका लेवल कैसा हो। तो उसका लेवल, उसका जो टिप है उसका लेवल ऐसा होना चाहिए कि वो आंखों को के लेवल पे आए, यानी गर्दन मेरा पूरा सीधा हो। ठीक है। अच्छा, अब बात है कि अगर हवा हुआ चलेगी रूम में, शोर गुल में बैठे हुए हैं, हवा चलेगी तो ज्योति बिंदु जो है ये बार बार दाएं बाएं होगा। उसको स्थिर करने के लिए कहा गया कि बंद कमरे में पहले करना शुरू करें। अच्छा, किसको करना है? कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो ज्योति पे नहीं करेगा, नॉर्मल दिए को देख के या मोमबत्ती को देख के वो त्राटक नहीं करेगा। उसको कहा गया कि वो बिंदु त्राटक का इस्तेमाल करे, यानी कि किसी कागज पर एक सर्कल बना लिया, बीच में काला बड़ा सा बिंदु बना लिया या छोटा बिंदु बना लिया, जैसा भी है उसको करेगा। ठीक है, जब धीरे धीरे इमोशनली स्टेबल होने लग जाए तो फिर वो ज्योति पे आएगा। ऐसे नहीं करेगा। अगर गलत तरीके से करेगा तो हो सकता है कि डिप्रेसिव आदमी सुसाइडल भी हो जाए। क्योंकि त्राटक क्या करता है? देखिए, त्राटक जो है अंतिम चरण है। अंतिम चरण क्यों दिया गया है कि भैया पहले नाक साफ करो, फिर फेफड़े साफ करो, है ना, फिर नीचे साफ करो, फिर नौली करो, फिर पूरे शरीर का ऑक्सीजनेशन बढ़ा लो। यानी पहले पूरी गंदगी की सफाई करो, फिर अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, तब त्राटक करो, है ना। अब आपने क्या किया? ये कुछ किया नहीं, सीधे त्राटक किया, तो शरीर में गंदगी तो पड़ी हुई है। तो गंदगी पड़ी हुई है तो वो ऊर्जा को बहने देगा? नहीं बहने देगा। और ऊपर से आपने कपालभाति कर लिया तो ये क्या करेगा? तो शरीर में ऐसे समझे कि कुछ नालियां जो है ब्लॉक हैं और कुछ में बह रहा है प्रवाह। तो जो नाली ब्लॉक है कपालभाति से हो सकता है कि थोड़ी बहुत खुल भी जाए, मगर जो बंद है वो तो बंद ही रह जाएंगी। मगर वो जो एडिशनल प्रेशर जो बंद नालियों का है वो दूसरी नालियों पे चला जाएगा या धमनियों पे जाएगा, नाड़ियों पे जाएगा। तो ये इसलिए कहा गया कि इरेगुलर वे में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है कभी कपालभाति। अब इस स्थिति में इरेगुलर मेटाबॉलिज्म है और फिर आप त्राटक करना शुरू कर दें या नहीं करते हैं, शरीर में सब कुछ गंदगी है, ब्लॉकेजेस है, आप फिर त्राटक करेंगे तो क्या होगा? त्राटक क्या करेगा कि आपके कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। तो अगर मेरे अंदर गंदगी है यानी मेरा चित्त मलिन है, शरीर तो मलिन है, चित्त भी मलिन है, यानी मेरे अंदर ख्याल जो है वो अच्छे तो आएंगे नहीं, खराब भी आएंगे। त्राटक उसको भी बढ़ा देगा। तो हो सकता है कि ऐसे नॉर्मल आप डिप्रेस रहते हो, मगर कभी कभी हो सकता है सुसाइडल भी हो जाए या एकदम स्किज़ोफ्रेनिक टाइप के भी हो जाए, क्योंकि वो हर चीज को बढ़ा देगा। आपको कोई चीज अच्छी खबर आई तो आप नॉर्मल खुश होते हैं, त्राटक उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा देगा। तो इट्स मोर लाइक, अगर मैं कहूँ
अगर आप इस चीज को समझ पाए तो ये बेसिकली ये है साइनसोडियल टाइप का है। आम व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है वो इस स्तर पे रहे, तो खुशी आई तो वो ऊपर बह गया, ठीक है, ऊपर आ गया बेचारा, बहुत खुश हुआ। और जैसे 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 दुख आया तो दुख में भी बह गया। अब क्या है कि अब त्राटक इसको और ऊपर ले जाएगा। अगर आप त्राटक करें तो ये क्या करेगा, खुशी आई तो बहुत खुश होगा, हाँ हाँ बहुत मजा आया। और दुख आया और बाप रे मत पूछो, मेरा जिंदगी ही बर्बाद है पूरा। तो त्राटक क्या है, इंटेंसिव प्रैक्टिस है, इसलिए ये इस एरिया को जो ये बढ़ा देता है, इस इंटेंसिटी को बढ़ाता है, इसका कौन जिम्मेदार होगा, आप ही होंगे ना। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको कौन समझेगा। इसलिए कहा गया त्राटक के लिए शरीर की सफाई, षटकर्म तो जरूरी है ही। और आगे कल हम पढ़ेंगे शंख प्रक्षालन, तो उसमें और क्यों जरूरी हो जाता है। और शंख प्रक्षालन अपने आप में पूर्ण योग क्रिया है, शरीर के सभी चक्रों को संतुलित कर देता है। ध्यान से सुने, शरीर के सारे चक्रों को पूरी तरह से संतुलित कर देता है, ये है शंख प्रक्षालन की खासियत। तो त्राटक करने का तरीका बेसिकली यही है। और फिर बाहरी त्राटक से देखिए जर्नी जो है वो इनर त्राटक, त्राटक इसलिए करते हैं कि ध्यान पहले एक जगह टिकना सीख जाए। जब टिकना सीख गया तो फिर अपने ध्यान को अंदर की तरफ ले जाएंगे, फिर आंखें बंद करके फिर हम हो सकता है कि, तो त्राटक बेसिकली ध्यान का पहला चरण होता है यूजुअली। तो या तो किसी इष्ट देवता के नाम पे त्राटक हो सकता है अंदर, या ज्योतिर्पुंज पे हो सकता है, या फिर श्वास पे हो सकता है। त्राटक जो है आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। इसलिए कहा गया बच्चे जो हैं वो उनका जो मन है बहुत साफ सुथरा होता है, तो उनको त्राटक कराने से कहा गया, तो उनको उतनी क्लेंजिंग की जरूरत नहीं होती, बच्चे भोले भाले होते हैं। तो इसलिए कहा गया त्राटक करने से कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, कोई प्रश्न है किसी का? नहीं सर। सर मैं पूछ रहा था बस्ती में जैसे एनेमा होता है, तो कुछ लोग कॉफी एनेमा भी करते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा था मैं। कॉफी एनेमा करते हैं वो भी इसमें करना होता है, या सिर्फ आप जैसे जल का ही बता रहे थे नमक डालकर? नहीं, क्लासिकल स्टाइल जो है वह कॉफी एनेमा और ये सब जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं ये इसमें नहीं आता। अब देखिए है क्या ना कि वेस्टर्न ने बहुत सारी चीजों को यहाँ से लिया है, और उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ कुछ चलता है तो उन्होंने उसके साथ इसको ब्लेंड कर दिया। अभी जैसे आप आयुर्वेद में जाएंगे तो बस्ती जो है दिया जाता है। अब किसी को अगर घुटनों में दर्द है तो एक दवाई है जैसे जिसको हम लोग कहते हैं पीड़ांतक वात, पीड़ा को हरने वाला, ठीक है। तो पीड़ांतक वात का घी में कॉनोटेशन बना के 15 से 20 ml का कॉनोटेशन बना के बस्ती के तौर पे दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बस्ती जो है, बस्ती बेसिकली आपकी आंतों की तो सफाई करता ही है, मगर जो आपकी आंत है वो स्पाइनल कॉलम से दे हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन। तो दर्द की जो सिचुएशन है उसमें आप अगर दवाई को डायरेक्टली आंतों में पहुंचा दें तो वो डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉलम को बेनिफिट करता है। तो सबका अपना अपना तरीका है, उन्होंने बेसिक चीज को लिया अपने हिसाब से देखते हुए, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया, कुछ घटाया और बोला कि नाउ दिस इज आवर स्पेसिफिक न्यू एज कॉफी एनिमा। अपना बेनिफिट्स है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, सब कुछ है, मगर है तो कैफीन ना, तो अति के ही तरफ ले जाएगा ना। तो किसी चीज को थोड़ी देर तो बढ़ा देगा, जैसे कपालभाति बढ़ा देगा तो बढ़ाएगा ही ना, संतुलित तो नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से तो क्लासिकल स्टाइल यही है, और ये सहज है, मतलब आप बिना किसी एक्सटर्नल सुपरविजन के कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, ज्यादा दाएं बाएं नहीं करेंगे, ठीक है। कल हम लोग संघ प्रक्षालन करेंगे और संघ प्रक्षालन जानेंगे कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है और क्या तरीका है, ठीक है। स्लाइड्स में आज शुरू में आप
शुरू में आप चक्र के बारे में भी बता रहे थे कि पहला जो है इसमें चक्र, तो वो क्या वही मूलाधार चक्र वगैरह की बात कर रहे थे आप उस समय? किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था, थोड़ा सा clear जब ये स्टार्ट किया था ना आज का चैप्टर, हम्म, तो उसमें आप रहे थे वो हठ योग में सबसे पहले चक्र, हाँ फिर हाँ प्राणायाम। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए बास्ती क्या है, बास्ती जो है ये मणिपुर जो चक्र है आपका, जो मेन स्टमक का है, मूलाधार, हाँ मणि, सॉरी, हाँ मूलाधार, हाँ, मणिपूरक, आंतों में मणिपूरक जा चक्र। रहा है, आंतों में इसका ज्यादा इफेक्ट है। ठीक है। नेति जो है आपके थर्ड आई चक्र जिसे आप कहते हैं, उसको, जी उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। धौती जो है अनहद को, दिल को फायदा दे रहा है, तो दिल का लेना देना अनहद से है, लिवर से लेना है। नौ, अनाहत, हाँ हाँ, अनाहत चक्र। और लिवर से लेना है क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस को ये काम कर रहा है। नौली जो है अगेन मणिपुर पे बहुत ज्यादा इंटेंसिव फोकस है, साथ ही साथ नीचे के भी जो भी है, मूलाधार है, आगे जितने स्वादिष्ठान है उनको एक्टिवेट करता है। कपालभाति जो है ये सभी को टोन कर सकता है, मगर अगेन कपाल है तो सहस्त्रार्थ को एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये क्लीनिंग कर रहा है ब्रेन सेल्स की, ब्रेन फ्लूइड जो है जी उसको एक्टिवेट करता है। तो कपालभाति का मेन काम है कि ब्रेन को ज्यादा स्टिमुलेट करो, लंग्स को करो, तो सब अलाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं, और त्राटक ऑल्सो, ये वन साइड अटेंशन क्रिएट कर रहा है, तो ये थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करता है। थर्ड आई जी। त्राटक बहुत इंटेंसिव तरीका है थर्ड आई को एक्टिवेट करने का, मगर मैं बार बार, जिसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको तीसरी आंख खोलनी है, यू वांट ओपन योर थर्ड आई सबसे लास्ट में खुलनी चाहिए, सबसे पहले नहीं। तो इसको करने से पहले कम से कम कुछ वर्ष बिताएं शरीर के क्लिनजिंग में, कि सपलनेस बॉडी में आना शुरू हो जाए, सूक्ष्म होना शुरू हो जाए। जब सूक्ष्म होगा, स्थिरता आने लग जाएगी, तब त्राटक वगैरह या कोई इंटेंसिव प्रैक्टिस करें, तब संतुलन बनाए। नहीं तो आधा बाउराय टाइप के आप इधर उधर फिरते रहेंगे, कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, और आधे बाबा जो है वो मनी मिंटिंग मशीन है आज के टाइम पे। सर हमारे कराटे जब वो अभी taekwondo क्लासेस चल रही थी ना, तो उसमें जब लास्ट में थोड़ा देर का सूक्ष्म या ऐसी विश्राम वाला एक्सरसाइज होते, उसमें कंसंट्रेशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कराते थे, तो एक दूसरे को सामने बैठा के एक दूसरे की आंखों में बिना पलकों को गिराए हुए वो जितने देर तक देख सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, वो कराते थे। तो वो भी एक तरह का त्राटकी माना जाएगा ना? हाँ एग्जैक्टली। और बेसिकली वो एक अलग ही ये डायमेंशन है, क्योंकि इसका कुंफू ये जो है एनर्जेटिक लेवल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो व्हेन यू लुक इनटू अदर आईज, बेसिकली देयर इज अ फेमस proverb that your eyes are windows to your soul, you know, so this creates a sense of transparency. जब रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं तो मियाँ बीवी को काउंसलर बैठा के बोलते हैं दूसरे की आंखों में देखो, ऐसा होता है। तो हाँ, इट इज अ गुड प्रैक्टिस, अच्छा है। और कहीं ना कहीं देखिए मिला जुला के सबका चाइनीज उठा लें, या आप शामन या साउथ अमेरिकन उठा लें, इंडियन क्लासिकल उठा लें, तिब्बतन उठा लें, सब मिला जुला के, इवन रशियन स्टाइल ऑल्सो, सब एक ही जगह आपको लेके आते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एक्चुअली सर अगर देखा जाए, अगर सारे चक्र हम जागृत कर ले और ये सारे जो योग प्राणायाम सब कुछ फॉलो करें, तब तो हम एक तरह से मोह माया के दुनिया से दूर ही हो जाएंगे। अरे एकदम, मैं कहता हूँ हम लोग जब विपश्यना में जाते हैं 10 दिन जाते हैं, और 10 दिन के बाद जब आते हैं तो सही में ऐसा लगता है कि वी आर मोर लाइक गांधी, एक थप्पड़ भी मार दे तो दूसरा गाल दे देंगे, वैसा होता है, इमोशनल स्टेट ही चेंज हो जाता है। तो अगर 10 दिन में ऐसा हो सकता है, 100 घंटे के मेडिटेशन में हो सकता है, तो अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। चलिए आज का यही विराम लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल शेयर द स्लाइड्स टू द ग्रुप, एंड किसी और को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं सर। थोड़ा सा जैसे आज जो पढ़ाई हुआ, अगर वो थोड़ा सा, जैसे आपने लास्ट टाइम पहले दे दिया था सांख्य वाला मटेरियल, तो हम थोड़ा सा पढ़ लिया था तो ज्यादा आसानी से सब चीजें समझ में आ रही थी। तो हालांकि अभी भी समझ में आ रहा था, बट एक बार रेफरेंस के लिए पहले मिल जाए थोड़ा सा, एक क्लास जो होने वाली है उससे पहले, तो थोड़ा और हेल्प हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा, मगर
थोड़ा सा अमित जी, मेरा एक लिमिटेशन ये है कि आई एम ए जी। सिंगल मैन, है ना। हाँ, मैं मैं- समझ सकता हूँ। समझ- अगर हो सके ठीक है, अदरवाइज तो आप बाद में तो दे ही देते हो आपका मैसेज। हाँ, तो थोड़ा सा मेरे अभी हो जाता है, तो आई हैव टू क्रिएट दिस आल्सो। तो ओके। अगर आज मैं कहूँ तो आज मैं मतलब मुश्किल से 1 घंटे पहले इसको बना पाया हूँ। तो अगर 1 घंटे अच्छा। पहले बोलेंगे तो मैं कर दूंगा शेयर, जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए ठीक है। ठीक है ठीक है सर, फिर, ठीक है तो सर। आज गुड आज यही गुड विराम देते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। धन्यवाद सर।